हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर के करंट अफेयर्स और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जो अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और प्लस अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए हमने पीसीएस प्री प्लस मेंस बैचेस लॉन्च किए हैं और आने वाले समय में हम और भी जो है स्टेट्स के पीसीएस बैचेस लॉन्च करने वाले हैं। उनमें आपको एक कोड लगाना है, वीआईपी लाइव डिस्काउंट मिलेगा। सुबह 8 बजे का और शाम को 6 बजे के बैचेस अवेलेबल हैं और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इनके लिंक गिवन है, तो आप ले सकते हैं वहां से। स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से। समुद्रा प्रहारी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है, ये क्या है? तो एक्चुअली जो इंडियन कोस्टल गार्ड यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड ये शिप है आपका, अभी आपका डिप्लॉय किया गया है आसियान रीजन में। एक्चुअल में आसियान रीजन में डिप्लॉय किया गया है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो अब ये न्यूज़ थी और इसके रिगार्डिंग अब आपको स्टेटमेंट्स देखनी है कि क्या ऑप्शन है यहाँ पे। इट इज़ एन इंडियन नेवी शिप, ये ऑप्शन ही गलत हो गया क्योंकि किसका है? कोस्ट गार्ड शिप है ये। इट इज़ स्पेशली डिजाइन टू काउंटर द सी पायरेसी, ना ये आपका पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया आसियान रीजन में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके जो है करेक्ट नहीं है, तो नीदर वन नॉट टू। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस पोल्यूशन रिस्पॉन्स एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं और ख़ास करके ये ऑयल स्पिल्स को मिटिगेट करेगा। यानी कि जो तेल वगैरह के जो जहाज़ होते हैं वो फट जाते हैं, और फटने का मतलब ये है कि तो ऑयल लीक हो गया, ठीक है। और ख़ास करके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर ऑयल स्पिल्स हो जाता है, उसके लिए ये जो है समुद्र प्रहारी हमने लॉन्च किया है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 500 किलो लीटर, ये इसकी कैपेसिटी है, जो है आई मीन स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, और यहाँ पे इसके पास चेतक हेलीकॉप्टर भी इसके ऊपर रहेगा। चेतक हेलीकॉप्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है जी आपका? नीदर वन नॉर टू, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर हमने बात करी है कि हाँ ये वो होगा, आई मीन ऑयल स्पिल्स के लिए देखेगा। अब टेरिटोरियल सी से कितना आगे जाके जो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया रहता है? टेरिटोरियल सी से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया रहता है 200 नॉटिकल माइल। ये ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं कहूँ लैंड से आपका टेरिटोरियल एरिया कितना होता है? ये होता है 12 नॉटिकल माइल। ओके, और 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? 1.854 किलोमीटर। ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में आता है। और एक याद रखना, यूएन क्लॉज, ठीक है। व्हाट इज दिस? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये आपका 1982 का आपका कन्वेंशन है और जिसे हम लॉ ऑफ सीज भी कहते हैं। ये हमारे पूरे समुद्र को, पूरे सी को 5 जोन्स में डिवाइड करता है। इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सीज। लेकिन आपको उसमें नहीं जाना। हाँ, बट अगर आप देखो, सीधी सी बात है, अगर आप ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें तो आपको बहुत डिटेल में इतना पता होना चाहिए। लेकिन हमारी न्यूज़ का जो कॉन्टेक्स्ट था वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और यूएन क्लॉज 1982 का है। P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। एक्चुअली अभी डीआरडीओ ने हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम जो है ये बल्क ऑर्डर किए हैं, बहुत आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रायल के बाद जो है हमने इसको जो है ऑर्डर किया है। क्या है, कहाँ है, ये देखते हैं। नंबर वन, इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर द एयर ड्रॉप ऑफ हैवी इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स एंड सप्लाइज फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। ये बिल्कुल सही है कि हम इस पैराशूट से इतने भारी भरकम जो सामान है वो एयरक्राफ्ट से नीचे देख मदद दे सकते हैं जमीन के ऊपर, और ये डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ द्वारा। यस, ये भी ऑप्शन आपका सही है, डिजाइन और डेवलप बाय डीआरडीओ। इसकी जो वेइंग कैपेसिटी है वो है 500 केजी, और ये सिक्योर डिलीवरी आपका देगा हैवी कार्गोज की। और इसमें पैराशूट सिस्टम है, 8 मेन कैनोपीज देखने को मिलती हैं, पैराशूट्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, मैकेनिकल सिस्टम देखने को आपको मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना है। और ऑप्शन इसमें, अच्छा लैंडिंग स्पीड की बात करें, लैंडिंग स्पीड इनकी 7 मीटर पर सेकेंड है। और रीयूजेबिलिटी यानी कि इसको कितने टाइम हम यूज़ कर सकते हैं? 5 बार इसको रीयूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और
बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स के ऊपर हमने इसको लगाया है, जैसे कि C-17 पे, C-130 पे, और अदर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, तो वहाँ पे भी हमने इसको लगाया है पैराशूट को। तो दिस इज द P-7। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज़ में था, इनके बारे में स्टेटमेंट सही बताइए क्या है। एक्चुअली गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश में है, और यह आपका न्यू होम बन चुका है साउथ अफ्रीकन चीतास के लिए। सॉरी, साउथ अफ्रीकन चीतास के लिए। तो उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। इट इज सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश। यस, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन कहाँ पे? जो आपका मैंडसौर और नीमूच डिस्ट्रिक्ट है, मैंडसौर और नीमूच डिस्ट्रिक्ट है, उसकी नदर्न बाउंड्री पे, यानी कि उत्तर वाली डायरेक्शन में देखने को हमें मिलता है। और ये एडजॉइनिंग करता है राजस्थान स्टेट को, यानी कि राजस्थान स्टेट को टच करता है ये। और रिवर बानस जो है ये फ्लो करती है आपकी इस सेंचुरी में ना, रिवर बानस नहीं फ्लो करती, रिवर चंबल फ्लो करती है यहाँ पे, चंबल, ठीक है। और पूरी सेंचुरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था 1984 में। यस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घोषित किया गया था 1984 में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसको नोटिफाई कब किया गया था? पेपर में कई बार वर्ड चेंज कर देता है। नोटिफाइड इन 1974, लेकिन इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया 1984 में। ये ध्यान रखना, दोनों वर्ड याद रखना। नोटिफाइड पूछा 74 में और घोषित 84 में हुआ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है ये कौन से रीजन में लगता है आपका। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता ना डेसिडियस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट वगैरह वगैरह, तो ये आपका काथियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को हमें मिलता है। तो ये याद रखना, ये ही वर्ड्स आते हैं पेपर में जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? 1 एंड 3। तो ऑप्शन इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन बनेगा राइट वन। यहाँ पे बहुत सारी जो है फ्लोरा स्पीशीज़ भी है, जैसे कि अगर देखो ड्राई डेसिडियस है तो ऑब्वियसली बात है, जैसे तेंदू है, ठीक है, और सलाई है और खैर है। तो दीज आर द आपकी प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। चिंकारा, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, ये हमें हर्बीवोर्स देखने को हमें मिलते हैं। क्रोकोडाइल्स, फिश, अदर टर्टल्स, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। तो आंसर नंबर डी 1 एंड 3 ओनली इज द राइट वन। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक लेजिस्लेशन यानी कि कानून लेके आए? कौन सा? दैट इज क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट। एक्चुअली अभी यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट के लिए जो है फेवर किया है, उसको वोट किया है कि हाँ वो इस फेवर में है। एक्चुअली ये लेजिस्लेशन जो एम करता है वो ये एम करता है कि जो यूरोपियन यूनियन का मतलब डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर फॉर दीज क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट के लिए, जो कि इसेंशियल हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अब ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं? जो पोल्यूशन नहीं करती, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल सोलर पैनल, विंड मिल्स, इलेक्ट्रिक कार, बैटरीज, ये सारी चीज़ों में एक्चुअली यूरोपियन यूनियन जो है ना वो अभी 99% जो है करंटली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर फॉर द रेयर अर्थ मटीरियल, फॉर दीज रेयर अर्थ मटीरियल, क्योंकि ये रेयर अर्थ मटीरियल के बने होते हैं आपके क्रिटिकल रॉ मटीरियल। और इसीलिए अब इन्होंने नया कानून पास किया है और अपने जो रॉ मटेरियल को है डाइवर्सिफाई करेंगे, वैल्यू चेन्स में आपका प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो ये बात कर रहे हैं ये। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आंसर क्या बनेगा जी? आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब मैं अगर आपको बताऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकली रॉ मटेरियल, ये वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है किसी कंट्री की, इकोनॉमिक, आपकी इंडस्ट्रियल और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखने को हमें मिलता है। इसमें बहुत सारे मटेरियल, जैसे कि अगर बात करी जाए लिथियम, ठीक है, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, प्लैटिनम ग्रुप, ठीक है, और मिनरल्स, मेटल्स, ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। और इस एक्ट का जो मेन एम है वो यही है
कि यूरोपियन यूनियन अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, तो इसको अब डिपेंडेंसी को इसने ख़त्म भी करना है। इसीलिए ये रिसर्च इनोवेशन के चीज़ों में लगा पड़ा है। यूरोपियन यूनियन सर्कुलैरिटी को, रिसाइकलिंग को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने ये एक्ट पास किया है आपका। ओके, अगर मैं यूरोपियन यूनियन की आपसे बात करता हूँ, ये देखो जी सस्टेनेबल माइनिंग वगैरह, ठीक है। अगर मैं यूरोपियन यूनियन की आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे 27 यूरोपियन कंट्रीज देखने को मिलती हैं जो कि कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और सिक्योरिटी पॉलिसी इनकी है। ये जो है मास्ट्रिच, MAASTRCHT मास्ट्रिच ट्रीटी नवंबर 1, 1993 को आपकी साइन करी गई थी। उसके अकॉर्डिंग जो है यूरोपियन यूनियन आपका क्रिएट किया गया था, और ये कॉपरेट करेगा इन द एरिया ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम, जुडिशियल अफेयर्स। इन चीज़ों में जो है आपके प्रॉपर तरीके से जो है बात करने वाला है इन चीज़ों के साथ, क्योंकि ये डिज़ाइन इसी तरीके से करी गई है कि यूरोपियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, सिंगल करेंसी हो, यूरो हो, और आपके कॉपरेशन हो इमिग्रेशन, असाइलम, जुडिशियल अफेयर्स में। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन आपका बनाया गया है। ओके, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको ये क्वेश्चन समझाया। पेपर में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो सिंपल मत लीजिए क्वेश्चंस, क्योंकि मैं जो भी एमसीक्यूज बनाता हूँ वो आपके न्यूज़ से रिलेटेड एमसीक्यू क्या पूछ सकता है प्लस उसका बैकग्राउंड क्या है, वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्कीम लॉन्च करी है? कलेगनार, मगलिर, उरिमई, थीतम, ये स्कीम लॉन्च करी है। अभी ये तमिलनाडु सरकार ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक्चुअली क्या स्कीम है? ये विमेन के राइट्स की स्कीम है, विमेन्स राइट, और इसमें हम विमेन्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि हेड ऑफ द फैमिलीज में है, यानी कि वो रिकॉग्नाइज एज द हेड्स ऑफ द फैमिली। इसमें उनको मंथली ग्रांट जो मिलेगी, बेसिक इनकम जो मिलेगी 1000 रुपी ईच विमेन को प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसका मतलब एनुअल कितने होंगे? 12,000 रुपये आपको एनुअल प्रोवाइड किए जाएंगे, सो डैट विमेन अपना लाइवलीहुड अच्छे से इंप्रूव कर पाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा पाए, और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाए सोसाइटी में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी, तमिलनाडु इज द करेक्ट वन। तमिलनाडु नेविक न्यूज में था, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है आपकी। इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नेविक एक्चुअली न्यूज़ में ये था कि नेविक सपोर्ट करेगा अब सभी स्मार्टफोन्स को, मस्ट फॉर ऑल द स्मार्टफोन्स, ठीक है। अब नेविक है क्या? नेविक एक्चुअली आपका IRNSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये है। और ये न्यूज़ पढ़ते हैं पहले, फिर ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। IRNSS का ये है, इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया। यस, ये इंडिया द्वारा बनाया गया है। और किसके द्वारा? इसरो। इसरो की कमर्शियल आर्म जो अंतरिक्ष है आपकी, कमर्शियल आर्म अंतरिक्ष, उसने बनाया ये। 7 सैटेलाइट हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर हैं अर्थ से। ये बिल्कुल सही है जी आपका, सप्तऋषि जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 7 सैटेलाइट हैं ये, 7 सैटेलाइट्स हैं ये, नॉट सप्तऋषि, ठीक है। मैं वैसे बोल दिया, आपको याद रहेगा अब, ठीक है। 3 इसकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 इसकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। क्लियर? इट प्रोवाइड्स नेविगेशन सिस्टम ऑन ए ग्लोबल स्केल। नो, ग्लोबल स्केल पे नहीं है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि नेविगेशन, टाइमिंग, रिलायबिलिटी, पोजिशनिंग इन एंड अराउंड इंडिया, इंडिया के अंदर और अराउंड इंडिया जो भी है ये आपको प्रोवाइड करेगा, नेविगेशन, टाइमिंग, पोजिशनिंग वगैरह। अब एक्चुअली क्या है कि इसकी जो काम करने का तरीका है नेविक का, वो बिल्कुल जीपीएस जैसा है। तभी तो हमने बोला कि जीपीएस जो नेविक है वो सारे स्मार्टफोन में मस्ट है, बिल्कुल आपका ये जीपीएस की तरह काम करेगा। और ये जो नेविक है ना, ये सर्टिफाइड किया गया है 3GPP द्वारा। व्हाट इज दिस? 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मोबाइल टेलीफोनी स्टैंडर्ड ग्लोबली, इंपॉर्टेंट वन। अब अगर मैं बात करता हूं, ये आपका IRNSS है। अब ऐसे ही बहुत सारे वर्ल्ड के भी जो है आपके नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जीपीएस की, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, तो ये यूएस का है, 1978 में आपका ऑपरेशन हुआ था।
रशिया का है ग्लोनास, रशिया का है ग्लोनास, इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें टोटल 26 सैटेलाइट्स हैं। यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो, गैलीलियो। ओके, और इसमें 30 सैटेलाइट्स हैं। ये ऑपरेशन हुआ था 2016 में। चाइनीज, चाइनीज का है बीड्यू, बीड्यू। ये एशिया पैसिफिक रीजन को कवर करेगा और ये आपका 2020 तक पूरा कवर कर ले, मतलब कवर कर लिया था। इसमें 35 सैटेलाइट्स हैं। जापानीज का है QZSS, व्हाट इज दिस? दैट इज क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, जापानीज है ये एशिया ओशियानिया रीजन में है और इसमें टोटल 4 सैटेलाइट्स हैं, 7 प्लान करी गई हैं इसमें। और इंडिया का तो आपको मैंने बता दिया IRNSS है, ठीक है, जिसमें आपकी 7 सैटेलाइट्स हैं, वही 7 सप्तऋषि वाला पार्ट। समझ में आ गया? आई थिंक आप लोगों को चीज़ क्लियर होगी होगी कि इसमें किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपको, मैं हमेशा जो करंट अफेयर लेता हूँ मैं उसको जीएस के साथ टच करता हूँ, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। ये आपकी मर्जी है पढ़ना ना पढ़ना, इस तरीके की चीज़ें। ओके, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा ऐसे ही, मैं पढ़ाता ही ऐसे हूँ। Recently, which of the following state government has banned for manufacturing, sale and use of the glue pads for rodent control? यानी कि चूहे जो होते हैं ना उनको कंट्रोल करने के लिए ये ग्लू पैड्स का इस्तेमाल किया जाता था और इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल और यूज़ बंद कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी। रोडेंट्स को ख़त्म करने के लिए होते हैं रोडेंटिसाइड्स, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, ये होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ग्लू पैड्स का भी इस्तेमाल करने लग गए थे। ये बैन किसने किया है? एक्चुअली एडवाइज किया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि 2011 में है, ओके, और इसका मतलब 11 में एडवाइस किया था और अभी 2021 में भी इन्होंने एडवाइस किया था। ये ग्लू पैड्स जो है एक्चुअली ये क्रूअल मेथड है किसी भी रोडेंट्स को, चूहों को मारने का। इसमें वो ट्रैप कर जाते हैं स्ट्रांगली ग्लू में, फिर वो भूख से, एक्सट्रीमली पेन से वो मर जाते हैं। ये रैट पॉइजन जो हम यूज़ करते हैं, रोडेंटिसाइड यूज़ करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन ये जब आप ग्लू पैड्स कर रहे हैं ये इनह्यूमन है और रिस्क बना रहे हैं इकोसिस्टम में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो चूहे हैं, चूहों को खाएगी कैट, खाएगी स्नेक, खाएगा मोंगूज, खाएगा बर्ड्स, खाएंगे, तो वो टॉक्सिसिटी जो है वो उनमें भी चली जाएगी। तो एट द एंड पूरे इकोसिस्टम में चीज़ें खराब हो जाएंगी। अब बात करते हैं, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2011 में एडवाइस किया, फिर 2021 में किया। अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये आपका 1962 के अंदर बना था, अंडर सेक्शन 4 ऑफ, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल एक्ट 1960, एनिमल एक्ट 1960 आपको पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। पहले इसके हेडक्वार्टर चेन्नई में थे, अब इसके हेडक्वार्टर जो है मूव कर दिए गए फरीदाबाद बल्लभगढ़ में। 2018 में इसको मूव कर दिया गया था। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे रबड़ स्टेटमेंट की बात करते हैं, रबड़ बोर्ड की बात करते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है सो जिससे हम नेचुरल रबड़ की कल्टीवेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था जी, रबड़ बोर्ड 1960 में, गलत हो गया, 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर कोची केरला में है, नहीं केरला में तो है लेकिन कोची में नहीं है, कोची की जगह पे है, दैट इज कोट्टयम। यही पेपर में आपसे गलत करवाता है वो। टीसीएस एग्जाम की, यूपीएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इतने हल्के में मत लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी गलत हो गया। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फैमिली वेलफेयर, नो, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये भी गलत हो गया। तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑल 1 2 3 आर द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ये याद रखना। रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ आपको पता है लेटेक्स ऑफ द प्लांट से देखने को हमें मिलता है और नेचुरल रबड़ इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला में देखने को मिलती है और वर्ल्ड वाइड थाईलैंड में। और इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबड़ का और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है रबड़ का। इंडिया अभी 40% अपनी जो डिमांड है वो इंपोर्ट से, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो इंपोर्ट से कंज्यूम करता है। केरला अकेला 75% ऑफ जो है इंडिया का, 75% केरला से आती है। उसके बाद नंबर दूसरा है तमिलनाडु, उसके बाद नंबर है तीसरा कर्नाटका का, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। इनमें से रिसेंटली डेवलप
कौन सा टूल है जो इसरो ने बनाया टू असिस्ट द फिशरमैन? ये फिशरमैन को असिस्ट करने के लिए ये बनाया है जी आपका नभ मित्रा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? नभ मित्र, ऑप्शन नंबर बी। ये टूल जो है अहमदाबाद में दिया गया टू असिस्ट द फिशरमैन। ये आपको प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर असिस्ट, मतलब वेदर अलर्ट्स प्रोवाइड करेगा, साइक्लोन वार्निंग आपको प्रोवाइड करेगा और अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लोकल लैंग्वेजेस में। तो आंसर इसमें नभ मित्र इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। ये आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली इंडिया ने जीता है, ठीक है, इंडिया ने जीता है एशिया कप टूर्नामेंट। तो क्वेश्चन है जी, श्रीलंका वॉज द होस्ट कंट्री? ना, ये अब ध्यान से समझिए इसमें क्या है। एक्चुअली पाकिस्तान वॉज द होस्ट कंट्री इन 2023, बट सिक्योरिटी कंसर्न के कारण फ्रॉम इंडिया से कंसर्न था ये इस चीज़ का, तो इसीलिए श्रीलंका को फिर बाद में ऑप्ट किया गया। और कुछ मैचेस आपके पाकिस्तान में हुए हैं और कुछ मैचेस आपके श्रीलंका में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो श्रीलंका वाज नॉट द होस्ट, एक्चुअली पाकिस्तान वाज द होस्ट, श्रीलंका में एडिशन किया गया था। इंडिया ने अभी तक सबसे ज़्यादा बार जो है एशिया कप जीता है, ये बिल्कुल सही है, इंडिया ने जीता है 8 बार। वैसे आपको ईयर्स नहीं पूछा जा सकता, लेकिन मैं बता देता हूँ, 84, 88, 90, 91, 95, 2010, 2016, 18 एंड उसके बाद 2023 अभी का जीता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा कि सेकंड नंबर पे किसने जीता है, श्रीलंका ने। श्रीलंका ने जो है आपका 6 बार जीता है। पाकिस्तान कितनी बार चैंपियन रहा है? पाकिस्तान रहा है 2 बार, ये ध्यान रखना है, 2000 और 2012 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये आपका ग्रुप ए के थे, ये ग्रुप बी के थे, ठीक है। तो देख लेना आपको पेपर में बाई चांस अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा इस तरीके का। चलिए जी, लैम्पेडूसा द्वीप, लैम्पेडूसा आइलैंड, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। अभी आपको पता देखने को मिला होगा कि माइग्रेंट क्राइसिस आया है जो है आपका लैम्पेडूसा में, तो उसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द फ्रांस? नहीं, ये इटली का पार्ट है, इटली का पार्ट है। ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर सिचुएटेड है, ये सही है, ये दूसरा ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। थर्ड ओनली इज द करेक्ट वन। अब यहाँ पे देखें, वेयर इज द इटली, तो ये है जी आपका लैम्पेडूसा, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। और मैंने हमेशा बताया रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने वाली जो आर्टिफिशियल कैनाल है वो है सुइज कैनाल। बाराक रिवर के ऊपर आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। नंबर 1, ये 3 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्ट करती है, ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये आपकी स्टेट शेयर करती है मणिपुर, मणिपुर के बाद फ्लो करती है आपकी मिजोरम में, देन उसके बाद असम में, ये सही है। इट डिटरमाइन द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड द म्यांमार? नो, इट बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ना कि इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो ऑप्शन पहला क्या बनेगा? सही बनेगा, 1 ओनली इज द करेक्ट वन, 1 ओनली। सो हियर इज द बाराक रिवर एंड इंडिया और बांग्लादेश का पार्ट बन जाता है नीचे, ठीक है। हियर इज द बांग्लादेश एंड हियर इज द बाराक रिवर, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। सो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए, और बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान का, तो आप बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको गिवन है, और ये कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे के बैचेस देखने को आपको मिल रहे हैं, तो आप कोई भी बैच ले सकते हैं, और जो भी नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा उससे नंबर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कुछ भी चीज़। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, और टेलीग्राम चैनल के साथ हमेशा कनेक्ट रहना, क्योंकि सारे लेक्चर्स PDF यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।